नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे के बारे में। अगर इस वीडियो के संदर्भ में एक हम प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो ये हो सकता है कि औद्योगिक गलियारे की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए बताइए कि ये किस प्रकार से किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देते हैं। ये जो वीडियो है ये जीएस पेपर थर्ड जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा जो अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देख लें कि औद्योगिक गलियारा क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या होती है। औद्योगिक गलियारा मतलब हो गया कुल मिलाकर के गलियारा, एक रास्ता जिसके इर्द गिर्द वाले इलाके में जो है उद्योगों का विस्तार हो रहा है, शहरीकरण, औद्योगिकरण, इन सब का विस्तार हो रहा है। सभी के दो केंद्र, जैसे मान लीजिए कि पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र बना देना। पारिस्थितिक तंत्र मतलब होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब होता है घर, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है घर। मतलब कि किसी एक, जैसे मान लीजिए बाघ है, टाइगर नाम का कोई जानवर है, कोई जंतु है टाइगर, तो इसके जो पारिस्थितिक तंत्र होगा वो क्या होगा। इसके लिए हिरन चाहिए, डियर। इसके लिए जो जो उसकी टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी इस हिसाब से रहे। इसके अलावा इसको पॉन्ड चाहिए। इसके अलावा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कुछ ऐसी रहें। तो ये सारे जो इसके चारों ओर जो इसके जीने के लिए ज़रूरी हैं, तो वो इसका इकोसिस्टम कहलाएगा टाइगर का। ऐसे ही मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब में मछली है तो फिश है, मान लीजिए ये एक जानवर है या एक मान लीजिए कोई भी जंतु है। इसके लिए चाहिए एक पॉन्ड। पॉन्ड में चाहिए कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स। और इन पानी को भी साफ़ रखने के लिए चाहिए कि इसमें जो है प्रकाश जो है वो आता रहे, लाइट सनलाइट जो है वो आती रहे। इसमें जो है पानी जो है वाटर वो साफ़ सुथरा इसमें भरा रहे। तो ये जो सारी की सारी परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण से एक मछली इसमें रह पा रही हैं, तो वो सारे के सारे इकोसिस्टम कहलाएगा इस फिश का। ऐसे ही इस दुनिया में कोई भी जंतु या जानवर हो, वो किसी न किसी दूसरे जंतु या जानवर के ऊपर निर्भर होता है और अपने जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर निर्भर होता है, जिसके कारण से वो जी पाता है। इसी तरीके से होता है पारिस्थितिक तंत्र किसका, आर्थिक पारिस्थितिक तंत्र। इसका मतलब होता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो तभी चल सकती है जब उसके सारे के सारे परिवहन तंत्र, सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज़, लेबर, ये सारे जो है उसके पास उपलब्ध हों। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा इंडस्ट्री है, फैब्रिक इंडस्ट्री है। फैब्रिक इंडस्ट्री के लिए जो पूरी पारिस्थितिक तंत्र होगी वो क्या होगा कि जैसे फार्मर है, फार्मर कॉटन का उत्पादन अच्छे से करें, वो अच्छी मात्रा में हो, अब मतलब अच्छी क्वालिटी वाला हो, फिर उसकी जो है प्रोसेसिंग अच्छे से हो, बंडलिंग हो जाए, बंडलिंग करके उसको जो है कॉटन मिल जाए, उससे कॉटन फिर जो है उसकी मिल में आ जाए, मिल में आने के बाद जो है अच्छे से उसकी रोलिंग हो, डाइंग हो, जितने भी प्रक्रम होते हैं वो सारे हो जाएँ। उसके बाद जो है वो कुल मिला करके फैब्रिक बन जाए। फैब्रिक बनने के बाद जो है फिर वो चला जाए कहीं दर्जी वाले सारे केंद्र पे, तो वहाँ पे जाके कि वो क्लॉथेस बन जाए। क्लॉथेस होने के बाद उसकी पैकिंग हो जाए। पैकिंग होने के बाद जो है वो मार्केट में आ जाए। मार्केट में डिमांड्स करने के लिए थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट किया जाए। तो ये सारी की सारी जो फैब्रिक इंडस्ट्री है उसके इर्द गिर्द जो चारों तरफ जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं, इसी को बोलते हैं कि इकोसिस्टम है। कैसे इकोसिस्टम, आर्थिक इकोसिस्टम। तो कोई भी आर्थिक पारिस्थितिक तंत्र को बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि औद्योगिक गलियारा जो है मजबूती से बना रहे, परिवहन तंत्र बहुत मजबूती से बना रहे, मांग जो है अच्छे से बना रहे। तो औद्योगिक गलियारा का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आर्थिक पारिस्थितिक तंत्र को एक दूसरे से जोड़ देना, एक दूसरे के इर्द गिर्द ला देना। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र यहाँ पर मान लीजिए चेन्नई है, फिर कोई बहुत दूर क्षेत्र है कन्याकुमारी। अब चेन्नई और कन्याकुमारी को आपस में मान लीजिए यहाँ पे कोई कच्चा माल उत्पादित होता है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में संपर्क मार्ग कैसे हो सकता है, एक कॉरिडोर उसका रास्ता बनाया जाएगा और इसके बीच में सभी चीज़ें मार्केट हों, शहर हों, सारे के सारे सप्लाई चेन बनी हो, तो ये सारा का सारा एक कॉरिडोर बन जाएगा। दिस कॉरिडोर इज ऑल्सो कॉल्ड इकोसिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये एक जो है केंद्र के रूप में, तंत्रिका केंद्र के रूप में काम करता है, जिसके चारों ओर सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है, आर्थिक गलियारा, औद्योगिक गलियारा इसको बोलते हैं। औद्योगिक उत्पादन में कई समूह लगे होते हैं। उत्पादन इकाई में बहुत सारे समूह लगे होते हैं, जैसे लेबर होता है, कच्चे माल होते हैं, फिर मार्केट होता है, सप्लाई चेन होती है, रोड्स होते हैं, परिवहन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है, सब कह लें कि उसकी आपूर्ति की जाती है। तो ये सारे के सारे समूह को एक साथ कह लें कि एक जगह पे लाने के लिए ज़रूरी है कि पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया जाए। इससे क्या होता है, शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि शहरों का विकास होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनते हैं और आसपास में जो है कौशल केंद्र भी खुले जाते हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इस प्रकार की जो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कोर्सेज, इन सब का विकास होता है, यानी शिक्षा का भी विकास होता है इसी तरीके से। और आर्थिक गलियारा बन जाने से, औद्योगिक गलियारा बन जाने से क्या होता है कि मांग की पूर्ति होती है, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो, चाहे वो विदेशी स्तर पर, चाहे वो देशीय स्तर पर, कहीं पर भी हो, तो डिमांड जो है वो आराम से क्रिएट होती है और उसकी पूर्ति की जा सकती है। वहाँ पर पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र बना दिया जाता है उत्पादन के लिए। अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठाया जाता है। मान लीजिए कि
कोई एक दक्षिण भारत वाला इलाका है, दक्षिण भारत में मान लीजिए कि खूब बढ़िया चावल हो रहा है या कोई चीज़ हो रहा है, आलू हो रहा है, तो फार्मर, फिर इसका सेकेंडरी जो उद्योग है, फिर इसका जो सर्विस सेक्टर है, ये सारे के सारे इंटीग्रेट होकर के एक दूसरे का सहयोग कर सकें और तीनों का ही विकास हो सके। इनकी जितनी क्षमता है पूरी अपनी क्षमता का अनुप्रयोग कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना या कहने कि औद्योगिक गलियारा बनाना। तो ये होता है कि इसकी विभिन्न क्षमताओं का पूरा लाभ उठाया जा सकता है और ये पर्यावरण के अनुकूल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जब एक तरीके से प्रणालीकृत तरीके से बनी होती हैं तो पर्यावरण का जो ह्रास है वो भी बहुत कम हो जाता है और समाज में सामाजिक समानता वाली जो स्थिति है वो आती है, यानी कि सोशल इंक्लूसिवनेस आती है, सभी को रोज़गार मिलता है, शिक्षा मिलता है, कौशल विकास होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, इनकम बढ़ता है, जीवन स्तर बढ़ता है, तो सामाजिक इंक्लूज़न वाली भी स्थिति इससे आती है। इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा है, रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सारे का विकास होता है। लोग जो है नई-नई कौशल सीखते हैं, इंजीनियरिंग करेंगे, मैनेजमेंट कोर्स करेंगे, तो वहाँ पे जाएँगे रोज़गार पाएँगे तो उनका आय बढ़ेगा। आय होने से क्या है कि वहाँ पे जब पूरे जो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा तो जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो कारोबारी प्रतिस्पर्धा है उसमें हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगे। जो कारोबारी प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, इन सब में हम आगे बढ़ पाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम आकर्षित कर पाएंगे। व्यापार पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर लोग आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, फिर उत्पादन करेंगे, देश की जीडीपी में योगदान करेंगे। अगर हम देखें कि ये इकोनॉमिक जो कॉरिडोर होते हैं उसका लक्ष्य क्या होता है, टारगेट क्या होता है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे 4 लक्ष्य दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला ये लक्ष्य है कि विनिर्माण क्षेत्र में जो है निवेश जो है, चाहे विदेशी निवेश हो, वो सब वहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो फैसिलिटीज़ हैं, पूरा जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया, सप्लाई चेन जो है अच्छे से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इससे निवेश यहाँ पर आकर्षित होता है और जिससे रोज़गार के अवसर जो है, नए नए रोज़गार के अवसर सृजित होते हैं। और विनिर्माण क्षेत्र में जब विनिर्माण क्षेत्र का विकास होता है तो उसमें रोज़गार की संभावना बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग जाकर के रोज़गार पाते हैं, तो इससे जीडीपी का विकास होता है। तीसरा कह लें कि औद्योगिकरण और शहरीकरण का बहुत तेज़ी से विकास होता है, जिससे जो बुनियादी ढांचा है, मेन चीज़ें जो उनको हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उन सब का वहाँ पे उपलब्धता हो पाती है, जिससे जाकर के लास्ट में खुशहाली भी होती है अगर सतत विकास अगर किया जाए तो। और श्रम की उत्पादकता, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी, वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी मांग जो है बराबर बनी रहती है और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए उनको कौशल सिखाए जाते हैं, इसलिए श्रम की उत्पादकता बढ़ जाती है, जिससे उनका आय का स्तर भी जो है वो बढ़ जाता है। जो चेन्नई कन्याकुमारी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चेन्नई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर CKIC, ये दरअसल जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका ही एक हिस्सा है। अगर हम यहाँ पे देखें, लिखो औद्योगिक गलियारा, यानी कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसको बोल सकते हैं, आई से। CKIC मतलब हो गया चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ये कि जो पूर्वी तट है, जैसे कि अगर हम ऐसा बनाएं तो ये जो पूरा पूर्वी तट है, तो यहाँ ये चेन्नई है, यहीं ये कन्याकुमारी है, तो चेन्नई और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन ये दरअसल पूरे के पूरे ईस्टर्न जो कोस्टर्न है इसको जोड़ने वाली एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये एक हिस्सा है, जिसमें ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार मिलकर के साझेदार के रूप में इसका विकास कर रही है। इसका क्या, पूरे जो ईस्टर्न कोस्टल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसका ही विकास एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार मिलकर के कर रही है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि पूरा पूर्वी तट आपस में जुड़ जाएगा और जो दक्षिण भारत है या दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, जैसे कि कहने के कंबोडिया, लाओस, ये सब जो देश हो गए, सिंगापुर हो गया और इंडोनेशिया हो गया, इन सब के साथ हमारा जुड़ाव बढ़ेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया और जो पूर्वी एशिया है इनके साथ भी हमारा जुड़ाव बढ़ेगा, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, इन सब के साथ हमारा जुड़ाव बढ़ेगा। ये वाला कॉरिडोर बन जाने के बाद श्रीलंका से हमारा व्यापार हो सकेगा और इससे क्या होगा कि रसद और उत्पादन की लागत जो है वो कम आ जाएगी, क्योंकि सारी की सारी इनकी व्यवस्था आराम से प्रोवाइड की जाएगी, परिवहन तंत्र जो है प्रणालीकृत हो जाएगी। तो इससे समावेशी और टिकाऊ विकास भी हो सकेगा। समावेशी मतलब कि सबको इंक्लूड करते हुए विकास करना। जब बहुत पूरा जो कह लें जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हम 1 मिनट के लिए इसको कह लें, तो वो जब बन जाएगा तो आसपास में रहने वाले जितने भी लेबर हैं उन सब की डिमांड आएगी, तो सबका जो है उसमें विकास हो सकेगा। भारत में मुख्य रूप से 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, वो भी हम देख लें, उसको आप मैप में आप देख सकते हैं। इसमें सबसे मेन जो है वो है जो मुंबई है। मुंबई एक बहुत बड़ा सेंटर हब के रूप में है इंडस्ट्री के मामले में। देखिए कैसे, एक दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ देता है। फिर दूसरा एक गलियारा है
जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बेंगलोर मुंबई, जो बेंगलोर भारत का सिलिकॉन वैली इसको कहा जाता है, बेंगलोर मुंबई से जुड़ा हुआ है। फिर दिल्ली जो है वो मुंबई से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अमृतसर जो है, अमृतसर वो कोलकाता से जुड़ा हुआ है। फिर चेन्नई जो है बेंगलोर से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा एक है जो विजाग है, चेन्नई से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से 5 औद्योगिक गलियारे हो गए। अगर हम पॉइंट में देख लें तो ये है दिल्ली, और फिर ये है, और छोटा यदि हम बनाएं तो ये है दिल्ली, यहाँ पर कोलकाता, यहाँ पर अमृतसर, इधर है मुंबई, इधर इसके नीचे है बेंगलोर, और यहाँ नीचे है चेन्नई। तो दिल्ली कोलकाता है, और फिर कह लें कि एक अमृतसर कोलकाता है, डायरेक्ट अमृतसर कोलकाता मिल जाएगा ऐसे। फिर एक दिल्ली से मुंबई है, फिर मुंबई से बेंगलोर है, और फिर एक कह लें कि विजाग से चेन्नई है, विजाग होगा यहीं कहीं, तो विजाग से चेन्नई है इसे, और चेन्नई से बेंगलुरु है, ये बेंगलुरु चेन्नई भी। तो ये सारे के सारे कॉरिडोर हैं, जो कि 5 मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं इंडिया में। तो इन सबको आप मैप में देख सकते हैं। तो इस वीडियो का एनालिसिस इस प्रकार से था कि औद्योगिक गलियारा क्या है, इसकी अवधारणा हमने समझ ली, और इससे किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, नई दिशा मिलेगी, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब चूंकि ये जो चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा है, ये पूर्वी तटीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक हिस्सा है, जिसको एडीबी और भारत सरकार मिलकर के काम कर रही है। चर्चा में बना हुआ है, कई सारे ऋण करीब 400 मिलियन डॉलर के ऊपर जो है ऋण का प्रावधान किया गया, इसमें लोन दिया गया है। तो ये चर्चा में बना हुआ है, तो हो सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाएं। और वैसे भी औद्योगिक गलियारा भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ के लिए, व्यापार की समझ के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए ये एनालिसिस आवश्यक था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।